अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। पहली बड़ी खबर, आज इनखला शुरू हो गया तमाम इलीगल एलियंस का, और गवर्नमेंट अगरचे कह रही है कि अफगान स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी इंप्रेशन मिल रहा है वो लग यही रहा है। जो हमने होल्डिंग कैंप्स देखे हैं उसके अंदर भी अब जो विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, अभी तक तो उसमें अफगान एथनिसिटी ही के लोग नज़र आ रहे हैं। क्या स्टेटस होगा बंगालीज़ का, बिहारीज़ का, बहुत बड़ी एक रोहिंगा मुसलमान जो हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है कराची में, उनका क्या स्टेटस होगा उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और काफ़ी ख़बरें आ रही हैं कि जी पुलिस वाले जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं भी, किसी के डॉक्यूमेंट्स काट रहे हैं, किसी के छीन रहे हैं, और उनसे भी 5 से 15 हज़ार रुपये फ़ी बंदा ले कर उनको छोड़ा जा रहा है। इस किस्म की ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि जायदादें पौने पौने ख़रीदने की कोशिशें हो रही हैं। जो फॉल आउट हो गए लीगल्स का अपना प्रॉब्लम होता है, बट हैविंग सेड दैट गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरी तरफ लग ही रहा है एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल रहा है। आज जो मिजाज था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब का, जब ये धरना फैज़ाबाद धरना केस के जो रिव्यू का केस अब शुरू हुआ, तो आज तो गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ गए, उड़ा के रख दिया उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की फाइंडिंग्स को। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इंदिया दिया है कि हम एक कमीशन बनाएंगे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ताकि उसके ऊपर बात चले और वो आगे इंक्वायर करे। लेकिन 3-4 बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें चीफ जस्टिस साहब ने की। एक, वो तफसील में तो हम जाएंगे प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में। एक तो उन्होंने कहा कि ये भी हमें पता लगना चाहिए कि इस धरने का मास्टरमाइंड कौन था। फिर उनका रिव्यू पिटिशंस, ज़रा ये भी फैसला हो जाए कि क्या एक ही जगह से ऑर्डर्स आए थे रिव्यू पिटिशंस फाइल होने के। और उसके बाद नाम लेके उन्होंने, नाम उसका तो नहीं लिया, लेकिन तारुल कादरी साहब को भी उड़ा के रख दिया। उनका एक शख्स आए थे कनाडा से, अरबों रुपये का नुकसान करके चले गए, कौन लाया, कैसे लाया, वो सारी बातें हुई। इसके अलावा जो असल चीज़ अब सवाल उठ रहा है कि अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है रिव्यू के केस के बाद, तो क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा। बिकॉज अगर ये लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होता है तो फिर हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस पर भी शायद बैन होता नज़र आए। अगर ऐसा बैन कोई हुआ, ऑर्डर हुआ, उसका सड़कों पे क्या होगा, क्या एक बारी फिर सड़कें डिस्टर्ब होंगी। हमें कुछ आला अफसरान रगड़े में नज़र आते हैं जो एक ज़माने में बहुत ताकतवर थे और आजकल ताकतवर भी नहीं है और कोई इतने को पसंदीदा भी नहीं है। बट क्या होगा, क्या एग्जाम्पल सेट हो पाएगी। काफ़ी एक सेंसिटिव केस है और इट लीव्स मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। इन दोनों पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, सेनेटर सरफराज बुगटी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं फैसल वावडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एंड सेनेटर, आमिर मतीन सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रा बुगटी साहब से 2-3 सवाल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। ये बताएं, वो आज शुरू हो गया काम सारा, लेकिन ये इम्प्रेशन ये आ रहा है कि बड़ा अफगान स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ से मैं शुरू करूँगा। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं स्पोक्स पर्सन, इन्होंने 4 अक्टूबर को कहा था कि जी ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर वहाँ के एम्बेसडर ने भी आपसे दरख्वास्त की कि इसको 5-6 माह का कम अज़ कम और टाइम हमें दे दें। तो आप सिचुएशन ये बताइए, बॉर्डर की उस तरफ सिचुएशन क्या है, अफगान जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका क्या आप स्टांस है? भाई देखिए मालिक भाई, उनका स्टैंस जो भी हो, जाहिर है उनकी अपनी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, इतने सारे लोगों को सेटल करने के उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ जाने से पहले मैं ये बता दूं कि हम तो कोशिश करें कि अपना घर ठीक करें, और अपना घर ठीक करने में हम किसी रेफ्यूजी को हाथ नहीं लगा रहे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि अफ़गान स्पेसिफिक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो हमारा इंटेंशन वो नहीं है। लेकिन अब बदकिस्मती से लोग ज़्यादा जो इलीगल एलियंस हैं उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। अगर वो किसी और मुल्क से होता तो हम उस मुल्क का नाम ले लेते। अब ज़्यादा तादाद में क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग हैं तो इसलिए फिर वो अफ़गान स्पेसिफिक ही नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हमारी इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब या उनकी हुकूमत का है, वो फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे यकीनन कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के साथ उनका हो रहा होगा। हमने तो ये कोशिश करनी है कि हमारे जो इलीगल एलियंस हैं, जो हमने टाइम फ्रेम उनको दिया था, और उसमें बहुत बड़ी वॉलंटियर रिटर्न जो है, तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो है उन्होंने वॉलंटियरली रिटर्न किया है, अपने डिपोर्ट हुए। तो अब भी हम जो वॉलंटियर रिटर्न वाला दरवाज़ा है उसको बंद थोड़ी कर रहे हैं।
कि जो वॉलंटरीली जाना चाहता है बॉर्डर्स पे, हम उनको अपने डिपोर्टेशन सेंटर्स में नहीं रखेंगे, हम उनको डायरेक्ट भेजने की फैसिलिटी उनकी अपनी है, वो जाएं। जो नहीं जाएंगे, जो हमारे अर्बन सेंटर्स में हैं, जो हमारे देहातों में हैं, ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ तो हमें क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको हाथ में लेना पड़ेगा और डिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं, एक ये भी स्टेटस है कि बहुत से अफगान्स का स्टेटस ऐसा है कि जो मर्द हजरात हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बन गए हुए हैं, जो उनके घरेलू ख्वातीन हैं इस तरह उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए। अब इस तरह फैमिली स्प्लिट हो रही है, उसमें क्या पॉलिसी होगी? अगर घर के सरबरा लीगल है और उसके बीवी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर क्या होगा? मालिक भाई देखिए, देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर एवरीथिंग। हमें इस तरह की कोई एक एप्लीकेशन भी अभी तक कहीं से भी रिसीव नहीं हुई। प्रोविंशियल लेवल पे शायद हुई हो, लेकिन MOI में नहीं हुई। अगर प्रोविंशियल में होती भी यकीनन वो हमारे साथ शेयर करते। तो हम अगर इस तरह, वी आर नॉट अ क्रूअल स्टेट। हमने देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अगर किसी ने शेल्टर दिया है और बड़े अरसे के लिए दिया है तो वो हमने दिया है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे इलीगल है, जो हमारा दरवाज़ा नॉक किए बगैर हमारे घर में आए, जो हमारी बेल बजाए बगैर हमारे घर में हैं, वो बाहर जाएं, वो वहाँ से लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके वापस आ जाएं। हमें कोई इशू नहीं है, वो वीज़ाज़ लेके आ जाएं, वो फैमिली को मिलना चाहते हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो वापस जाएं और लीगल बन के वापस आ जाएं। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं पूछा जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना था तो पॉलिसी में ये चीज़ें तो इंसान प्लान करता है ना कि ये कुछ कल्चरल चीज़ें हम देखते हैं। जब ख़ास तौर पर आपने कहा कि अफगानीज बहुत ज़्यादा हैं तो ये आम ये एक प्रॉब्लम है, तो इस पर कोई पॉलिसी पे पहले डिसीजन नहीं हुआ था कि इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे? देखिए जनरल पॉलिसी तो हमारी ये है कि किसी किस्म का कोई इनह्यूमन कल्चरल और जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जनरल पॉलिसी का हिस्सा है। स्पेसिफिक पॉलिसी ये होगी कि जब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फैमिली टू फैमिली जब हमारे पास आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमें एप्लीकेशन देंगे तो हम उसको वे कर लेंगे कि इसमें कितनी एक स्ट्रेंथ है उस एप्लीकेशन में या उसका क्या। यानी कि ये ऑटोमेटिक डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन नहीं है अभी कि अगर सरबरा लीगल है तो फैमिली को फारिग कर दें, अगर वो अप्लाई करे तो फिर गवर्नमेंट उस पर हमदर्दाना तरीके से बात कर सकती है। असल में जो इंटेंशन है वो क्या है मालिक भाई, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इंटेंशन ये है कि एक इरेगुलरिटी है, एक इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसको लीगल करना है। तो जब उसको लीगल करना है तो हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि कोई लीगल अप्रोच करे हमारे पास, हम उसको लीगल करने के लिए तैयार हैं। फेयर इनफ। अच्छा एक और, मैं सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बाकी इस पर तो दो बहस है ही नहीं कि जो इलीगल डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको या अपने मुल्क में हों या डॉक्यूमेंटेड हों, इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। लेकिन एक मैं सुन रहा था बातें इनकी, जो आर्टिस्ट और फनकार किस्म के लोग हैं, म्यूजिशियंस एंड ऑल, उन्होंने कहा कि जी हम तो अगर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, हमें तो इतना मौका भी नहीं मिलेगा कि जाके हम अप्लाई करें लीगल डॉक्यूमेंटेशन का। ये बड़ी ही एक्सपोज कैटेगरी है, उसमें लोग मारे गए हैं। तो जो ये नॉन फनकार हैं, जो एस्टैब्लिश्ड है कि ये म्यूजिशियन और फनकार हैं, इस पर क्या पॉलिसी है अब? देखिए मालिक भाई, हमारी पॉलिसी बड़ी सिंपल है कि जो हमें अप्रोच करे, दुनिया में कहीं पर भी इस तरह लोगों के लाइफ थ्रेट्स होते हैं जो वनरेबल होते हैं किसी भी सोसाइटी में, उनका एक मैकेनिज्म है कि वो एक साइलम की एप्लीकेशन देते हैं या वो एटलीस्ट अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो हमारे रेडार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारे पास फ्रॉम द डे फर्स्ट। ज़ाहिर है हम उनका, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वी आर नॉट अ क्रूअल स्टेट, हम किसी की उस पर नहीं, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने लाई गई तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमें ये बताया गया कि जो आपने होल्डिंग कैंप्स बनाए हैं, इसमें जब लोग आएंगे तो विदिन 24 to 48 आवर्स उनको अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। अगर ये वल्नरेबल लोग, चाहे वो अनडॉक्यूमेंटेड फैमिली है जिसका सरबरा के पास कागज़ हैं या ऐसा कोई फनकार है, अगर वो आके उस वक्त पेपर मूव करने की कोशिश भी करता है तो 24-48 घंटों में तो पाकिस्तान में आपको पता है घर वालों का कागज़ मूव नहीं होता, सरकार में कहाँ होना है, तो फिर वो कैसे उसको मौका मिलेगा अपना आप बचाने का? ये आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, लेकिन हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है कि हमने नादरा का वहाँ पर एक सिस्टम लगाया है।
वहाँ पर बायोमेट्रिक्स होंगे और हमारे रेडार में, मैं क्योंकि ये फोरम अप्रोप्रिएट नहीं है जिस पे मैं और आप बात करें, रेस्ट एश्योर कि वी आर नॉट अ क्रूअल स्टेट। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, ये इशू लार्जर इशू है, हमेशा से बहस होती थी कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, आखिर कब से लोग 3-3 जनरेशन यहाँ पे हो गई हुई हैं, उन बच्चों का स्टेटस क्या होगा? बिकॉज जो सिटीजनशिप एक्ट है वो कहता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1951 के बाद, 1951 के बाद, children of foreign diplomats and children of enemy alien born in Pakistan are not included in the category. Otherwise जो पाकिस्तान में पैदा होता है वो पाकिस्तान सिटीजन है। अब ये एनिमी एलियन तो डिक्लेयर नहीं हुए हुए अफगान्स, तो जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनका अब क्या स्टेटस है? उनको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? क्या वो इलीगल एलियंस हैं? क्या उनका जाना लाजम है? क्या है उनका स्टेटस, क्या है? देखिए, ये जो इलीगल एलियंस हैं वो कौन लोग हैं, वो कब आए हैं? जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं यकीनन वो इलीगल के स्टेटस पे बहुत थोड़े हैं। उनके पास रेफ्यूजीज़ कार्ड है, उनके पास पीआर कार्ड्स हैं, उनके पास अफ़गान रेजिडेंट कार्ड्स हैं। तो ये जो है, ये एक बंच जो आया है, जो जिन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हुए, वो नस्ल है जो अभी कुछ अर्सा पहले भी बहुत सारी तादाद में हुई है और उससे बीच में जो एक ये पोरस बॉर्डर्स का फ़ायदा उठा के लोग आते रहे। तो जाहिर है जो पाकिस्तान का लॉ है, लॉ को अवॉइड किया जाएगा। पाकिस्तान का लॉ अगर बुढ़ी साहब लॉ ये कहता है, सिटीजन है, बुढ़ी साहब लॉ सिटीजनशिप दी जाएगी। लॉ ये कहता है कि सिटीजनशिप एक्ट 51 से पहले वो लोग जो उन टेरिटरीज में पैदा हुए हैं जो आज पाकिस्तान है तो वो सिटीजन कंसिडर होंगे। फिर उसके बाद लॉ कहता है एनी पर्सन बॉर्न इन पाकिस्तान आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 51 इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और दो कैटेगरीज हैं जो एक्सक्लूड की गई हैं, एक डिप्लोमेट्स के बच्चे और एक एनिमी, चिल्ड्रन ऑफ एनिमी एलियन। तो जो अफगानिस्तान के अफगान बच्चे यहाँ पैदा हुए ना तो वो एनिमी एलियन के बच्चे हैं और वो बॉर्न पाकिस्तानी से। मैं इसलिए पूछूं कि इस पर क्या पॉलिसी है या अभी बननी है? बिकॉज टेक्निकली तो वो सिटीजन्स हैं बाय बर्थ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मालिक, मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इस पर हमारी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई है और इसकी पॉलिसी अब क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं तो यकीनन हमने ये फैसला ज़रूर किया कैबिनेट ने कि कोई भी चीज़ हम लॉ के बाहर नहीं करेंगे। अगर ये लॉ के अंदर आते हैं तो यकीनन वो जो मैकेनिज़्म है स्टेट का वो उसको लॉ के अंदर ले रहा होगा और उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा इसको देख लें, बिकॉज ये ना हो कि हम पाकिस्तानी बच्चे अफगान जस्ट बिकॉज वो अफगानी हेरिटेज के हैं तो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने मुल्क से बाहर। एक दूसरा, अब इनका क्या स्टेटस होगा? जो बहुत बड़ी एक बहारी बंगाली कम्युनिटी है कराची में, अब उनके साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है इतने सालों से, ना उनको कोई कागज़ मिलता हो तो बेचारे अपने इलाके से निकलते हैं, डेली नौकरी पे जाने के लिए पुलिस वाले उनसे रिश्वत लेते हैं। उनका अब क्या स्टेटस है? क्या सेकेंड फेज़ में उन पर अब होगा? क्या होगा सेकेंड फेज़ में? देखिए, जो पहले आपने जिसकी तरफ निशानदेही किया है, आई अश्योर यू कि आई लुक इनटू इट बाय टुमारो इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा जो आपने बताया है कि देखिए इस पर एक कमेटी नेशनल असम्बली की ऑलरेडी काम कर रही है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी, इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी में लास्ट टाइम ये इशू रेज़ हुआ था, उस पर हमने कोई 4 से 5 मीटिंग्स कर ली हैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। हम सेनेट को उस पर जवाब देने जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की हमने इनपुट लेना शुरू कर दी है, तो इस पर भी हम इस वक्त जो है मैं कम्प्लीटली कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि हम कोई इनह्यूमन एक्ट का हिस्सा नहीं। ठीक है, यू वांट टू आस्क समथिंग आमिर? वेरी क्विकली आमिर बतीन ने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा। आपने वो पार्शली वैसे जवाब दे दिए, कल आप यू लुक इनटू इट, बट टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग अदालतों में भी ये इस बुनियाद पे गए हुए हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं क्या वो सिटीजन हैं या नहीं हैं। तो अगर वो पहले यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो जब तक ये फैसला होना है आपने करना है या अदालतों ने करना है वो तो जा चुके होंगे। सो इसलिए ये इसके मतलब ज़रा आप रोशनी डाल सके तो। उन्होंने कहा मैं कल करूंगा बात। एक तो अच्छा हुआ कि आमिर भाई की आवाज़ सुनने को मिल गई इतने अरसे बाद। तो इस पर मैं कल इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया सर भाई, थैंक यू वेरी मच। हम तो इतना कहते हैं बी अ काइंड स्टेट, जो करना है बिल्कुल ज़रूर करें। अब आते हैं जी दूसरे मसले की तरफ। वो है आज जो
सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आज तो उड़ा के रख दिया सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब ने एक तो कहा कि ये क्या आपने कमेटी बना ली है फैक्ट फाइंडिंग, इसलिए TORs ये ऐसे बनाएं कि सारे बरी हो जाएंगे। फिर जनाब उनका टुकड़ों से नहीं चलेगा, कागज़ के टुकड़े पे। मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको रिमाइंडर के तौर पे करना चाहता हूँ। उन्होंने चीफ जस्टिस ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया। फिर उन्होंने कहा एक साहब बाहर से इम्पोर्ट हुए और फिर वापस चले गए, बिलियंस का नुकसान हो गया और उनको इतना अगर वतन से मोहब्बत है, ज़ाहिर मौलाना तारुक कादरी की बात कर रहे थे कनाडा की, तो वो फिर यहाँ क्यों नहीं रहते, वहाँ आते हैं और तबाही फिर के चले जाते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा धरना अचानक नहीं हुआ, मास्टरमाइंड कौन था, और हमें कमेटी की रिपोर्ट में कोई नहीं है, कोई TORs नहीं, कुछ नहीं। फिर खैर नहीं हुए, उस पर तो अब तय हो गया कि जी ये इंक्वायरी ऑफ कमीशन बनेगा, नवंबर 15 की तारीख बन गई है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैं लाना चाह रहा हूँ। एक, उन्होंने ये कहा कि जब इतनी सब ने चैलेंज कर दिया हमारी डिसीजन को, रिव्यू पिटिशंस आ गई, एक तो ये भी ज़रा इंक्वायरी होनी चाहिए कि सबको एक ही जगह से हुक्म मिला कि ये आप रिव्यू डालें और सारा करते हैं। और फिर दिस आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कानून कहता है नज़रसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं करना। फैसला आपको पता है, फैसला जब उनका फरवरी 2019 में आया था तो उसमें मोटी मोटी 5-6 बातें थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो किसी का मरने का, मौत का फतवा दायर करे उस पर एंटी क्रिमिनल कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाओ। यानी कि अगर सरबराह जो थे TLP के उन पे करो। फिर उन्होंने कहा कि वो ऑफिसर्स जो चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स, फिर उन्होंने मेंशन किया MI, ISI, IB, जो अपनी हदूद से आगे गए हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें और एक्शन लें गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट्स। वो भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा था कि जो पार्टी ये डिसरप्शन और सारा कुछ कर रही है और फंडिंग वगैरह है उसके खिलाफ भी एक्शन ले, वो भी नहीं लिया। TLP तो आज पे उन्होंने पूरा उड़ा के रख दी ना, TLP के ऊपर भी, उस पर तो माशाल्लाह वो ऐसे चढ़े हैं आज। फिर TLP के ऊपर हम आ जाएं थोड़ा सा कि उन्होंने उस पर क्या कहा। एक तो पहले उन्होंने रगड़ दिया वकील को। उन्होंने कहा आपने जवाब में खादिम रिजवी को हाफिज़ क्यों लिखा है, खादिम रिजवी को आइनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है। आपको पता है उस ज़माने में तो बहुत उनके खिलाफ नारे भी बड़े लगे थे जब फैज़ाबाद पर क्रिटिसिज्म हुआ। क्या आपने TLP रजिस्टर कराने वाले एक शख्स को बुलाया? अब ये इलेक्शन कमीशन को रगड़ा लग रहा है। TLP रजिस्ट्रेशन कराने वाला शख्स तो दुबई में रहता है, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, रजिस्टर वाले को हमने नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही काम करते हैं, रातों रात पार्टी डिस्कस हो जाती हैं। फिर रगड़ा लगा, उन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की तो इन लोगों ने लफ्ज़ यूज़ किया था इलेक्शन कमीशन ने कि जो पीनट्स अमाउंट थे, तो पता मनीला साहब भी बीच में आ गए। उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि फॉरेन फंडिंग कितनी है, ज़्यादा है, थोड़ी है, पीनट्स का क्या मतलब है। पहले जवाब में कॉस्मेटिक भी कहा था, लॉ मेकिंग। उन्होंने कहा अगर 15 लाख चीज़ें ने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। बात यह है कि क्या फॉरेन फंडिंग थी या नहीं थी, आपने क्या इलेक्शन लिया। 15 लाख रुपए पीनट्स हैं तो मैंगो क्या है, चीफ जस्टिस ने कहा तो मैंगो क्या है, अम्ब किएगा। खैर इस पर काफ़ी ज़्यादा उनका फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने दुल के ये कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक TLP को 30% फंडिंग बैरून मुल्क से आई। वो सारा करता रहा, फिर इलेक्शन कमीशन को रगड़ा और उन्होंने कहा ये कानून के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी काम करती रही है, लगता है कि आईनी इदारा किसी के दिफा में लगा हुआ है। फिर फॉर्मर चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने एक बयान दिया हुआ था। उन्होंने कहा जी मुझे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई एज चेयरमैन पेमरा। मैंने उस वक्त आर्मी चीफ को भी लिखा, उस वक्त के वज़ीर आज़म को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, मगर किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं आई। कोई उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, उनका जवाब तक नहीं आया। उससे एक नया कटा खुलना है, उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। बट बेसिकली जो नज़र ये आ गया है कि अब मास्टरमाइंड फंडिंग, तारुल कादरी की प्लान विजिट या अनप्लान विजिट जो भी सोकें, स्पॉन्सर्ड और नॉट स्पॉन्सर्ड, क्या वी आर लुकिंग एट एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल रहा है। आप मेरे प्रोग्राम में भी, बाकी चैनल्स में भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें करते रहे इस मामले के अंदर। जो मैंने कहा था वो तो हो रहा है। ये मुझे बताएं, क्या कोई कल के जो बहुत ताकतवर आदमी था जिनसे लोग फैज़ हासिल करते थे, क्या वो भी बेफैज़ तो नहीं हो सकते इस मुकदमे में? बहुत शुक्रिया माइक साहब। देखिए सबसे पहले तो ये कि आपके और बाकी प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो तो अब आपको यकीनी नज़र आ रही है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल कर रहा हूँ
कि कानून अपना रास्ता ले ले, क्योंकि इसके पैरेलल मैं अरशद शरीफ के कत्ल के केस को भी देख रहा हूँ खुलते हुए, उठते हुए, मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए। नंबर 3 ये कि जो मास्टरमाइंड है वो तो हमें वो दो राय नहीं होनी चाहिए, वो ख़ास था। और अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो क्योंकि मैं फेडरल मिनिस्टर था और निगोशिएट कर रहा था तहरीक लब्बैक से, तो बहुत सारी चीज़ों का मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। कौन मास्टरमाइंड था, क्या गेम थी, किस तरह उनको ह्यूमिलेट किया गया, और फिर कैसे चीफ जस्टिस साहब की फैमिली को, किसको किया गया? चीफ जस्टिस साहब को। अच्छा। जो उस वक्त जस्टिस थे, आज चीफ जस्टिस साहब हैं। क्योंकि तब आपको याद है जब ये फैसला आया कैबिनेट में, फिर इसका फिर अप्रूवल उसके आया। बाद हमने देखा कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी आया, और आम जो कहते हैं ना इस्लामाबाद कॉमन विजडम ये था कि फायज ईसा के भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिए जाएंगे, बिकॉज जब भी आएंगे फैजाबाद केस खुलेगा और एक मुसीबत पड़ जाएगी। टोटली आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने नहीं दिया जाता था दुनियावी तौर पर, और चीफ जस्टिस साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोका जा रहा था दुनियावी तौर पर। दोनों में डिवाइन हेल्प थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पंडोरा बॉक्स तो नहीं होगा, वो अब ये होगा कि किसी के बाप का मुल्क नहीं है ये, चाहे वो ख़ास हो, आम हो, लाडला हो, कीड़ा हो या सांप हो, सबको अक्रॉस द बोर्ड किया जाएगा। और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है पाकिस्तान को सीधी सिमत पे लाने के लिए। लाइक वाइज जैसे अभी हमने देखा 23 अक्टूबर का डिसीजन जिसमें आपने उड़ा दिया, आप जासूसी कर सकते हैं, तहज़ीबात उड़ा सकते हैं फ़ौज की, आप और मैं FIR दे सकते हैं लेकिन फ़ौज नहीं दे सकती। खुली छुट्टी दे दी, बैरून मुल्क से लोग आएँ, बदमाशी करें, न्यूज़ को हमारे स्क्रूटनाइज करें, उनकी खबरें लें और बाकी पहुँचा दें, और जो वहाँ फ़ौजी काम करें कल वो रिटायर हो गए कहें जी हमने दे दिया, हम सिविलियन कोर्ट्स में जा रही हैं। और APC का वाक़या आप याद रखें अपनी ज़िंदगी में, एक मिनट, APS का वाक़या याद रखें सर, कि उसमें सारों को मिलिट्री कोर्ट से फांसी की सज़ा दी है सिवाय एक के जो कन्वेंशनल कोर्ट्स में गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कुलभूषण का केस आपने वीक कर दिया ये डिसीजन दे के। 2 रिव्यू के अंदर ये सारी शिकें जो सस्पेंड हुई हैं, जो अंधा काला कानून है जिसमें पाकिस्तान की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मामला है, आर्मी को क्वेश्चनेबल किया है, बहुत से लोग इस मुल्क में इसलिए बच गए या बच जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट नहीं सेट होना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा इंतज़ामिया कल के भी साबका होगी। तो अगर इस केस में चलता है तो क्या फिर किसी की अकाउंटेबिलिटी का, बहुत ताकतवर शख्स की अकाउंटेबिलिटी का जुडिशल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में रगड़ा लग जाएगा, तो वो तो प्रेसिडेंट नहीं समझा जाएगा। नहीं देखिए, वैसे तो जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो नेचुरली वो ख़ास कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी है ना, वो जो ताकतवर आदमी समझा जाता था। जब आप निगोशिएशंस कर रहे थे उस वक्त आपको नजर आ गया था कि वो जो मास्टरमाइंड है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है? नहीं, मास्टरमाइंड था। उसके बाद हम जब निगोशिएट करके उठ रहे थे 17-18 घंटे के बाद, तो उसी मास्टरमाइंड ने चीज़ ख़राब की। उसका आर्ट ही ये था कि वो पहले चीज़ को ख़राब करता था, फिर वो अपनी डिपेंडेंसी के लिए वो चीज़ ठीक कर देता था, तो सब उसकी तरफ देखते थे। वो वाहिद आदमी था जो ईवल माइंडेड था, जो SHO से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अपने फ़ोन पे नाम से बात करता था। उसका नाम था? नाम देखिए, मैं अगर नाम अभी दे दूंगा मुझे तो कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने तो उससे कुर्सी पे झगड़ा किया है। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कुर्सी से उधर के झगड़ा करे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मुझे दोस्ती और दुश्मनी निभाने का बहुत अच्छी तरीके से आता है रास्ता। यू नोन मी फॉर क्वाइट सम टाइम। देखिए, दोस्ती में आप अपने लेवल और अपने नीचे लेवल से दोस्ती कर सकते हैं। दुश्मनी का असूल ये जो मेरा है कि आप अपने ऊपर दुश्मनी करें, एंड दिस व्हाट आई टॉट, अर्बन मौलाजट लगे हैं। नहीं, मौलाजट की बात नहीं है ना सर। देखिए, आप दुश्मनी अगर अपने बराबर अपने नीचे करेंगे तो आपका लेवल नीचे आ जाएगा। अपने ऊपर दुश्मनी, ये मुझे चेयरमैन साहब ने सिखाई ये चीज, ठीक है। यू पिक एंड चूज योर फाइट्स, ठीक है। उसी हिसाब से जिसको यू सी मास्टरमाइंड बीइंग ब्रॉट टू द डॉक, ऑफ कोर्स 100%। अल्लाह की ज़ात से मैं तो इसीलिए आपको कह रहा था कि आई एम वेटिंग में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड सेकेंडली, अगर आपको जल्दी रैप अप करना है केस तो मैं नहीं शाहिद हूँ, आई एम अवेलेबल। चीफ जस्टिस साहब हुक्म करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। जो चीज़ें उनको फाइंडिंग में, कागजात में 10 दिन में 20 दिन में मिलनी है, वो मैं आपको 20 मिनट देकर चला जाऊँगा और स्पॉट ऑन दूंगा, एग्जैक्ट दूंगा, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन डाल देना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को कि जी मुझे इस केस में बुला लें, मैं चीफ जस्टिस यकीन माने आपको फौरन बुला लेंगे। देखिए, मुझे उससे पहले तो पता था कि कोई मुझे बुलाएगा नहीं अरशद शरीफ के केस के अंदर, और मैं हर जगह पे बोलता रहा, आपके फोरम पे बोलता रहा, और मेरे ख्याल से मैंने आपके ही प्रोग्राम में सबसे पहले कहा था कि इस फैज़ाबाद का केस उठेगा और मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। ये मेरी कन्विक्शन भी थी, और मैं अरशद शरीफ के लिए भी आपको कह रहा हूँ कि वो भी केस उठेगा और बहुत सारे लोग उसमें एक्सपोज होंगे जो पाकिस्तान में होता जा रहा है। चलिए इंशाल्लाह। चलिए, अभी मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। यू जस्ट होल्ड योर थॉट, आई नो आमिर यू वांट ट्राइंग टू से समथिंग। ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे इस पर बात करते हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले फैसल आप बात कर रहे थे अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ की खबर मेरे पास थी, मैं अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा था कि मैच्योर हो जाए, लेकिन अल्लाह करे वो एक अच्छी खबर हो। मेरी खबर ये है कि कीनियन गवर्नमेंट ने कन्वे किया है एट द हाइस्ट लेवल यहाँ पे कि शायद आने वाले कुछ दिनों में वो कुछ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं और उसमें देयर माइट बी सम डिटेल्स। हम तो अब फिंगर्स क्रॉस बैठे हुए कि अल्लाह करे कोई डिटेल्स ऐसी आएँ, मीनिंगफुल आएँ कि हमें कुछ पता लगे कौन इन्वॉल्व था क्या नहीं था, और वो शायद प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे ही कन्वे हुआ है। सो लेट्स होप कि इसके बाद अरशद शरीफ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इंफॉर्मेशन है, पर मुझे अभी उसकी फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो मैं शेयर करूं, और शेयर करने से वो शायद वो तफ्तीशी पहलू रुक भी जाता हो। सो एक राइट टाइम के लिए, मगर सिर्फ ये है कि लोग शिकायत मैं इसमें भी अभी कुछ हम कुछ कर नहीं रहे, हो रहा है। मैंने भी कुछ इस पे बात रोक के अभी आमिर की है। आमिर, हाउ डू यू सी दिस? मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज हुई। शेख रशीद साहब के वकील ने एप्लीकेशन डाली हुई थी फारग होने की कि जी छोड़े इन्हें। समहाउ चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलवा लिया, उनको नहीं, उनका जी अब तो वापस आ गए, चिल्ला का आट के तो आ गए हैं, तो उनसे सुनते हैं। ये मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस लगा कि शेख रशीद को क्यों बुलवाना चाह रहे थे चीफ जस्टिस साहब। मुझे पता है, इनसे पूछ ले, बताया जरा पहले अपना जिक्र करो। नहीं, आप बता दें तो तज्जिया और कर लेगा। ऑफ कैमरा में पहले ही फैसल से कह रहा था कि इनका जो है ना, अच्छा बताए ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, हमारा जरा तज्जिया बेस्ड होता है। इंफॉर्मेशन मेरे प्रोड्यूसर साहब क्या कह रहे हैं? मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने 3 मुमकिन मास्टरमाइंड्स की तस्वीरें रखी हुई हैं। फैसल साहब को कि अगर वो नाम नहीं देंगे तो मैं बी रोल में तस्वीर चला पाऊंगा। अगर फैजाबाद धरने में शेख रशीद साहब को बुलाया गया है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि इनिशियली शेख रशीद साहब निगोशिएट कर रहे थे तरीके लब्बैक से फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 1 में हमारे जो मजहबी अमूर के वज़ीर थे वो थे। दोनों ने जो किया, जो मुआहदे किए और क्या हुआ, वो तो मैं आपको अभी कोर्ट में पहले बता दूंगा, तो वो शायद एक्सक्यूज़ ना कर देंगे मैं नहीं आ रहा। और 3rd फेज़ में फाइनल राउंड के अंदर सारे मिनिस्टर्स को हटा के मुझे भेजा गया। सो उस एम्बिट के अंदर उसके बाद ही जो सब कुछ हुआ, जो कैबिनेट के अंदर सब कुछ हुआ, और चीफ जस्टिस साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने की तैयारी हुई, और किसने वो केस बनाया, तरीके लब्बैक में क्या हुआ, क्या पॉइंट्स थे, किस तरह खराब हुआ, ये सब लाहौर में हो रहा था व्हाइल वी वर इन गवर्नमेंट एंड आई वाज अ फेडरल मिनिस्टर। सो और इसमें फिर हमारी तू तड़ाक भी हुई सारे वजीरों के बीच में जो पहले फेल हो गए थे, जो खान साहब को पुट्ठी कहानी बता रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि जी ये आई एम स्टिल इन टच, यू नो, इन द सेंस कि वो मैंने, क्योंकि वो कमिटमेंट्स नहीं की जो मैं कनेक्ट कर नहीं सकता था बाद में। लोगों ने तो ये किया, कमिटमेंट की, एग्रीमेंट किया, लिखत पढ़त की, उसका फ़ोन ऑफ कर दिया, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर वो माउंट करते थे सब पीछे भागते थे। और वहाँ ये भी एक वज़ीर का पेश का मैं बता दूँ कि उसमें एक वज़ीर ने उनके पैर भी पकड़े हैं। वो आने वाले अगले प्रोग्राम में आप पकड़ूंगा तहरीक लब्बैक वालों के, ठीक है। तो हमने तो बहुत कुछ देखा है, और वो ख़ास का बड़ा रोल था इंपॉर्टेंट, और ख़ास बार बार मीटिंग के अंदर भी इंटरप्ट कर रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फाइनली जब से निगोशिएट हो गई, फाइनलाइज हो गई, मैं वज़ीर आज़म का जहाज़ भी मंगवा रहा था, तो हम जब उस पॉइंट तक पहुँचे तो उसने वो चीज़ें सब चीज़ें चेंज कर दी। और उसके बाद फिर वहाँ भी एक झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मैं तहरीक लब्बैक वालों की गाड़ी में बैठ कर विदाउट माई सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल मैं उनके उधर जहाँ उनको दफनाया हुआ है उस मस्जिद में भी गया। उस मस्जिद में मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, या चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया तो उनको बता ज़रूर दूंगा अगर बुलाया गया तो। हमें फिर एक शब्द अगर शेख रशीद आते हैं और की बात करते हैं तो ये तो फिर हम एम्बिट खोल रहे हैं ना, फिर तो और खुल रही है बात। शेख रशीद साहब ने जो उनका नया चिल्ला काटने के बाद बयानिया है वो तो नज़र आ रहा है कि जाहिर है वो उन्होंने कोई भी ये अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि वो कोई बता दें कि उनका एग्जैक्टली क्या रोल रहा है मुबैना तौर पर जिस तरह फैसल बता रहे हैं, तो वो नहीं है। उन्होंने एक कवर अप करना है, अपनी जान छुड़ानी है। सो अभी तो ये कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, कुछ का बड़े हाई एडवांस्ड लेवल का अपग्रेडेशन है, उनका रीराइट हो चुका हुआ है। जिस तरह वो टाई शाई लगा के तैयार होके आए हुए थे, जैसा लगा के एक नहीं। देखिए मुझे बात बताओ आप, अभी एक सर्वे आया था गैलप का, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे था। उसमें 3rd मोस्ट पॉपुलर पार्टी शो किया गया था TLP को। मेरी किसी से बात हो रही तो उन्होंने एनालिसिस दे दिया कि देखें ये फैज़ाबाद केस के हफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे आया है सर्वे कि देखिए एक हद से ज़्यादा ना छेड़िएगा, 3rd मोस्ट पॉपुलर पार्टी है तो बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। आपको याद है जो फैज़ाबाद धरने की जो डिसीजन थी उसमें बड़े सख्त एक्शंस हैं जो TLP पे मांगे हुए हैं
इन्होंने। अब अगर फिर ये रिवाइव होता और ये कहती इम्प्लीमेंट करें उस फैसले को, क्या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट या न्यू गवर्नमेंट जो भी और इतने मसले पड़े हुए हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? मालिक, ये आज की जो आगे आप बात कर रहे थे ना इशू कि कितना अहम है आज चीफ जस्टिस आज की आज की जो सारी प्रोसीडिंग्स और उनका जो फैसला छोटा सा आया है, वो ये टीएलपी हो चाहे जिसकी मर्जी मुबैना तौर पर जितनी मर्जी स्ट्रीट पावर हो, तीसरे नंबर पे हो, गैलप सर्वे हो, जो भी हो, अदालत इन चीज़ों से प्रेशर में आने वाली नहीं है। ये मैसेज है आज का जो है, द वेरी फैक्ट कि आज टेकअप किया गया ये वो केसेस जो कि पहले काफ़ी अर्से से फाइलों में दबे हुए थे वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। और उसके ऊपर जिस तरीके से आज जो जिस तरह की बातें की हैं चीफ जस्टिस साहब ने, ये मैसेज है, पैगाम है उन लोगों के लिए जो कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के कोई स्क्रिप्ट बना के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। पहले जो उसकी एक तकसीम थी उसकी वजह से काफ़ी सारे आइनी मामलात और काफ़ी सारी चीज़ें ये पहले नहीं खुल पा रही थी। सो अब मैं ये सिर्फ क्विकली मैं ये कह दूं, आप ये कह रहे हो कि ये रीसेट बटन बन रहा है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट के रिलेशनशिप के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नया सुप्रीम कोर्ट है जो कि मुनकसम नहीं है, कई चीज़ों में तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा मगर कई चीज़ें स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं जाएंगी। जो माजी में फॉर एग्जाम्पल लोग जब चले जाते हैं तो आसान होता है ना बात करना उनके मतलब, तो उनके लिए भी मैसेज है जो माजी में ये फैसले करते रहे, स्क्रिप्ट बनाते रहे, या जो आज हैं उनके लिए भी मैसेज है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है मालिक कि ये जो आगे मादर पिदर आज़ाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में वैसे नहीं चलेगा। मैसेज निगरान गवर्नमेंट के लिए भी है कि टोटली उन्होंने एक अपने इख्तियार से अगर वो बाहर जा रहे हैं। मैसेज वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी है, उनकी जब मर्जी आती है इलेक्शन डिले कर देते हैं। पैमरा को जिस तरीके से आज जिस तरह सर्जिश की गई तो उनके लिए भी है। उसके अलावा तमाम वो स्क्रिप्ट राइटर्स जो अपना एक बना के बैठे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस तरह की डोसाइल अब नहीं है। हाँ, उसमें कईयों को मैं अभी भी कहता हूँ फायदा होगा। लेकिन फैसल मुझे एक बात बताएं, जो जिस तरह उन्होंने अबसार आलम के लेटर में बड़ी लंबी बात की, फैसले में भी उसका जिक्र किया जो उन्होंने आज शॉर्ट ऑर्डर निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जी एज चेयरमैन पैमरा उन्होंने 3 लोगों को ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को ख़त किया, आर्मी चीफ को ख़त किया, उस वक्त के वज़ीर आज़म को ख़त किया। अब वो तीनों बंदों में से 2 तो कम अज़ कम उनकी फेवरेट लिस्ट पे नहीं है। क्या हम समझें कि क्या ये पर्सनल स्कोर सेटलिंग का मामला लगता है कि इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी का, जैसे आमिर कह रहे हैं कि वो मैसेजिंग है? बिकॉज दोनों बड़ी नैरो टाइट रोप एक्ट वॉक है। ये बड़ा स्मार्टली फ्रेज किया आपने इस क्वेश्चन को सर, आई मस्ट अप्रिशिएट। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि इसकी कॉम्बिनेशन ये है कि 2 जो इंडिविजुअल्स हेड कर रहे हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चीफ जस्टिस साहब, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चीफ जस्टिस हैं अपने इदारे के, ठीक है। सो इंसाफ के तकाजे के तहत ही इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर हेडेड, और ये भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है या आपके मेरे अंदर है, कोई भी आदमी जो है वो कानून से बालातर नहीं है, उसको वाकई में रिटेन करना और कट टू साइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पर्सनल स्कोरिंग तो इसलिए नहीं है कि पर्सनल स्कोरिंग असूलन इंसान के अंदर अल्लाह ने जिस ऐसी दी है कि वो करता है जब उसकी फैमिली को घसीटा जाता है, और चीफ जस्टिस साहब की फैमिली को बड़ा बुरी तरह ह्यूमिलेट किया। और वो मुझे तो केस का ही पता है, केस बना कैसे, कैबिनेट में अप्रूवल के लिए कैसे आया, क्या कमेंट्स कैसे बताए ना थोड़ा सा। और 2 अरब रुपए भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस नेगोशिएशन में टीएलपी के अंदर, वो भी आइंदा आने वाले वक्त में पता चलेगा। और आपको एक और चीज़ जो थोड़ा सा ऑफ द कफ है, 2 बिलियन अरब रुपए क्या है? 2 अरब रुपए की भी एक प्लेसमेंट थी। और मैं समझता हूँ कि तरीके लब्बैक के साथ जो मैंने निगोशिएट किया उसमें आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उनको भी बुलाया जाएगा तो वो उस 2 अरब से रिलेटेड और जो निगोशिएशन से रिलेटेड बातें हैं वो सच ही बताएंगे। मैं अभी भी उनको बिलीव करता हूँ कि उनमें सच्चे लोग हैं जो सच बोलेंगे। तो दे कि 2 अरब रुपए उनको दिए गए? नहीं, दिए हुए कोई नहीं गए, लेकिन 2 अरब रुपए भी इसके लिए इस काम के अंदर मुख्तस थे क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को रोकना था इवेंचुअली। और दूसरी फ्यूचर चीफ जस्टिस को जो अब हैं काजी फायजीसा साहब। और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ है जो इस डिस्कशन से हटके, वो ये कि वो जजेस जो आज भी मौजूद हैं, जब इमरान खान साहब का धरना इख्तिताम पे जा रहा था तो उस खास के कहने पे उन्होंने उस कंटेनर में फ़ोन किया था इमरान खान साहब को कोई श्योरिटीज़ के साथ, वो भी आज मौजूद है। तो जब ये खुलेगा तब कोई भी नहीं बचेगा। अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी और पाकिस्तान सिमत में आता चला जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताया हमें,
जो फैसला था, फैसले में ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो अपने लोगों की इंक्वायरी करें, वो एसरटेन करें पहले साहब, वो अगर वो कहेंगे कि ये हदूद से तजावुज़ किया है तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर अब रिपोर्ट ये आती है कि नहीं, हर किसी ने अपने दायरे के अंदर रह के काम किया, तो जितनी मर्जी पॉम्प एंड फ्यूरी हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ तो बंधे हुए हैं, उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे इंप्लीमेंट होगा ना। मालिक, इससे अंदर एक बहुत बड़ा लार्जर क्वेश्चन है जो कि देखेंगे जब ये केस आगे चलेगा। क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि हमने ये देखा कि जो दारों से मुंसलिक लोग होते हैं, जब वो रिटायर भी हो जाते हैं, जैसे मर्जी उनकी एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन हो, अदारा उनको बचाता है। ये ज़िया साहब तो वैसे मर गए, मगर इवन याहिया खान के लिए रेसिस्टेंस आई थी, मुशर्रफ साहब के लिए, बेग साहब के लिए रेसिस्टेंस आई। अभी भी जो है ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि जनाब ये टांगे जाएंगे कुछ लोग, वील सी। अगर ये हो जाएगा तो शायद ये बड़ी नई चीज़ होगी और शायद बड़ी मुस्बत चीज़ होगी। उसके बाद ये होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं है। देखिए, उसमें जो आप लोगों का तज्ज़िया है, मैं उसको तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊंगा। जैसे इन्होंने बताया कि इदारा बचाने भी आता है या ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन ऐसा भी है कानून के अंदर कि अगर एक ख़ास ने अपनी ख़ास ड्यूटी के बाद वो रिटायर हो गया है तो उसको वापस ला के भी उसका कोर्ट मार्शल किया गया है रिटायरमेंट के बाद भी, और सजाएं दी गई। एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आप माइनस ना करें। और देखें, जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है ना, तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो फिर खास के उस वक्त के बॉस भी महफूज नहीं है। देखिए, मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो उनके बॉस थे वो भी साइडलाइन किए गए थे, इन द सेंस कि ही वाज नॉट अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड 100%। तो क्योंकि ही वाज रनिंग द शो हिमसेल्फ, द खास, तो उसी के पास सारी पावर थी। वो प्राइम मिनिस्टर की पावर भी ड्राइव कर रहा था, वो दूसरे बॉस की भी पावर ड्राइव कर रहा था। क्वेश्चन यही है जो आप कह रहे हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, ये यहाँ से शुरू होगी तो ये अल्टीमेटली चीफ बॉस तक भी जाएगी। ये जो बात, तो बॉस पे जाके ना वो काफी चीजें फिर आज जस्टिस सत्रा मनीला ने भी कहा कि एक तारीख साज फैसला था। जब ये हुआ भी था, आपको याद है, हम लोग बैठ के एनालिसिस करते थे, हम कहते थे कि बड़ा खौफनाक फैसला, ये तो पता नहीं कैसे इंप्लीमेंट होगा, और नहीं इतने साल हुआ। इशू ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी डिवाइडेड है, एंड यू हिंटेड एट इट अर्लियर। ये बड़ी डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। ये चीफ जस्टिस साहब खुद जितना मर्जी भी वो करें, इनके पास वो बैकिंग नहीं है। ये आगे से तकसीम मैं कहूंगा कि थोड़ी सी थोड़ी सी कम हो गई है। इतना बड़ा फैसले जो बिल्कुल रुक पाए, जिसकी वजह से आइन की पामाली हो रही थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े फैसले नहीं हो पा रहेंगे, वन वे और अनदर वो फैसले होने जा रहे हैं। ये इसका एक डिफाइनिंग केस भी बन सकता है जो बहुत चीज़ों में इम्पैक्ट होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वो बैकिंग है कि इफ थिंग्स गो साउथ तो उनको वो सपोर्ट मिले जजेस की? मेरा ख्याल जो इस वक्त जो अदालत का मूड लग रहा है अदालत के ऊपर, उनके और एक जो प्रिंसिपल्स के ऊपर काफ़ी सारे फैसले जो 90 दिन में फॉर एग्जांपल इलेक्शन ना होने का और बड़े बड़े फैसले ना हो पाए, तो वो एक अदालत मैसेज देना चाहती है कि उसका कोई ये ना समझे कि उनका एक टिल्ट है। तो मेरा ख्याल है अगर उनके ऊपर प्रेशर होते हैं तो जिस तरह की आज सबके लिए मैसेज गया है, मैं जो भी मैं समझता हूँ उसके बाद इलेक्शन कमीशन साहब को भी सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, पैमरा के साथ जो आज हो गई है, उसके बाद ये निगरान गवर्नमेंट्स के लिए कि पहले जो स्क्रिप्ट बने हुए हैं वो स्क्रिप्टों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करेंगी, क्योंकि उसका हिस्सा सुप्रीम कोर्ट बनती हुई नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से चल रही है और ये प्रेशर्स में जो आप जिक्र कर रहे हैं, प्रेशर होता तो ये केस इस तरीके से टेकअप भी ना होता, और ये जो आज के जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे भी एक क्लियरली इंडिकेशन आ रही है कि वहाँ पे एक बड़ा कमेंट था, बड़ा पॉइंटेड कमेंट था जब चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि एक क्रेडिबल इलेक्शन कराने के लिए आपका क्रेडिबल होना बड़ा ज़रूरी है, और लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के हुक्म पे चलता है, ये करता है वो करता है। उन्होंने आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किया है ऑन प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन कि आप ये नहीं कर सकते, क्या करेंगे? क्या ये चीज़ अगर इस केस पे आगे बढ़ती है, इलेक्शंस होने से पहले ये केस अपने किसी लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचता है, तो क्या इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉलिटिकल फॉलोआउट नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी सवाल में आ जाए? देखिए, क्रेडिबिलिटी तो अंडर क्वेश्चन आज से नहीं, बहुत सालों से, नंबर वन। नंबर टू ये कि मैं भी गया था
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक कमिश्नर है उसके ख़िलाफ़ लेके वो टेकअप ही नहीं हुआ। नंबर 3 ये कि देखिए सर, ये जो आपने बात की ना, ये मुल्क की खूबसूरती है पाकिस्तान की कि यहाँ मुर्दे का भी वोट डाला जाता है। तो जिस मुल्क के अंदर मुर्दा खड़ा होकर वोट दे दे तो उसके बाद तो ये क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की आप क्या बात करें। ना पहले इलेक्शन ट्रांसपेरेंट थे, ना 2018 के थे, ना उससे पहले के थे, ना अब होंगे ना आगे होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुलिस, डीसी, खाना कचहरी है। अच्छा, वोट से एक बड़ी सीटी बात मुझे टोटली अनरिलेटेड है लेकिन करनी ज़रूरी है। दोनों बैठे हुए आजकल बड़ी बहस चल रही है कि जी गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शन होगा, कोalition गवर्नमेंट बनेगी और मुस्लिम लीग लीड पार्टी होगी। आप भी उठते बैठते हैं तमाम सर्कल्स में, इस्लामाबाद, पिंडी में फिरते रहते हैं। सवाल अभी भी कैसे होता है कि जी मियाँ साहब तो प्राइम मिनिस्टर साहब बन जाएं लेकिन कुछ अरसे के लिए बने, कुछ इस सब की बातें सुन रहे हैं आप? देखिए साहब, आप तो वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आप एक्चुअली जानते सब कुछ। सवाल हमसे करके जवाब लेना चाहते ना, हम उसको भी दे देते हैं। देखिए सर, ये जो गवर्नमेंट बनेगी ना, ये धागे से भी नाजुक गवर्नमेंट होगी। इसमें ज़्यादातर इस्तेकाम पाकिस्तान, आज़ाद और इसीलिए पीपल्स पार्टी बिलबिलावती है, नाराज़ भी है। बलोचिस्तान के हाथ से निकलता हुआ उनको नज़र आ रहा है, इट्स गॉन, KPK इज़ गॉन। पंजाब में तो उनका 400 भी वोट नहीं है। और मियाँ साहब की तकरीर से आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो भी इसी फॉर्मेट के अंदर है, इस्तेकाम पाकिस्तान, खटाक और आज़ाद मेनली। वो पुरजा लगेगा तो इंजन चलेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी पुरजा निकलते साथ। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी है। अब सवाल ये, क्योंकि हम जमहूरियत को जनाजा पीटते हैं और समेत सर माजरत के साथ आप भी जमहूरियत आपको चाहिए तो एकदम मज़ा ले लें। 13-14 महीने का मज़ा है मैक्सिमम, बहुत कोई तीर आसमानी तूफ़ानी कोई आ गई तो 20-22 महीने चल जाएगा, तो देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि लीडिंग रोल, जैसे मैंने कहा, इस मुल्क के अंदर मुर्दा भी वोट देता है और उसका वोट माना भी जाता है। और अपीलें जो हैं वो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, दूसरे इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उसकी वो टेकअप होते हैं। एक अपॉइंटमेंट आई थी जिस पे इमरान खान का झगड़ा हो गया और वो भी उनकी हुकूमत जाने में बहुत बड़ा फैक्टर बना। वो कहते थे A को लगाए, उन्होंने कहा नहीं B लगेगा, ये होगा। वो वक्त अगले साल भी आना है और अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या आपको उस पर कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आता है? देखिए, मेरी आप आदत बदल सकते हैं, मेरी फितरत नहीं बदल सकता। तो फितरतन अगर आप देखें तो वो तो होना ही है। होने दो वजहों से। एक तो ये कि किसी का मंशूर नहीं है कि पाकिस्तान को ठीक कैसे करेंगे। तो आज जो डॉलर नीचे आ गया है या पेट्रोल नीचे आ गया या चीनी नीचे आ गई, स्मगलिंग रुक गई, तो उसका क्रेडिट तो आप शर्माते हैं हम बोलते हुए, लेकिन आर्मी चीफ को जाता है। वो अपनी जेब नहीं भर रहा तो इसलिए काम कर रहा है। लेकिन जब आप यही फाउंडेशन के बाद कीचड़ की छत दे देंगे पाकिस्तानी कौम को और इन्हीं को इक़्तिदार दे देंगे जो आजमाए हुए हैं, इंक्लूडिंग PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, MQM एंड एवरीवन, तो इक़्तिदार वो ये डॉलर ऊपर चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर चला जाएगा, महंगाई ऊपर चली जाएगी। वो सबकी जेबें तो खुली हुई हैं, उनको तो आदत है। वो मुल्क से, यहाँ से मुल्क लोग जाते हैं बैरून मुल्क कमाने के लिए, यहाँ आते हैं लीडरान बाहर से कमा के फिर जाने के लिए। तो आपको कोलिजन नजर आता है? कोलिजन तो अंडर फेलियर है, आगे कोई प्लान नहीं है। कोलिजन नजर आती है कि कोलिजन नजर आता है? फैसल ने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। फितरत, मैं फितरत नहीं कहता, मैं सोच कह देता हूँ कि इशारों में बात करने की सीधी बात कर देता हूँ कि मियाँ साहब की सोच का, जो कि हर इस्टेब्लिशमेंट की, हर आर्मी चीफ से उनका प्रॉब्लम होता रहा है कि उनके पहली तकरीर जो कि बड़ी स्क्रिप्टेड थी वो ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मुझे बार बार निकाल देते हैं तो ये इससे भी आवाम पूछेगी कि क्या वजह है। स्क्रिप्टेड ही थी वो नहीं, वो उस दौरान में वो पहले पढ़ के पढ़ रहे थे, उस दौरान में एक डिफरेंट है, मुझे लगा दिल की आवाज़ थी, दिल की आवाज़। अगर स्क्रिप्ट है तो फिर और प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें क्या हैं? वो जो ये तो ऑब्वियस है कि अपनी मर्जी से, अपने इलेक्टेबिलिटी की वजह से वो नहीं आ रहे, वो यहाँ किसी की मदद के साथ आएंगे, इस पोजीशन तक आएंगे, क्योंकि वो खुद जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम 100 से लेके 120 सीटें पंजाब के अंदर लें, ये 120 सीटें भी फर्ज करें उनकी मान ली जाए, बड़ा मुश्किल है कि काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि कैसे इतनी लेंगे। वो फर्ज करें ले भी ली जाए, फिर भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो जिन्होंने बनानी है वो ये सवाल कहीं पे बहस चल रही है कि 90 से लेके 120 का जो ये बैंड है कितनी इनको मिलने चाहिए। अब देखें उस पे क्या होता है। मैं क्विकली ये बता दूं कि ये स्क्रिप्ट हमने माजी में देखा है, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है मगर ये ऑफ स्क्रिप्ट चले जाते हैं। जमाली साहब का मैं जरूर एग्जाम क्विकली 2002 में स्क्रिप्ट थी, ऑफ चली गई थी, 2007 में जो है स्क्रिप्ट का नहीं, 2008 में पीपल्स पार्टी आ गई थी, और भी बेताशा जब इस तरह की, जबकि टोटली गवर्नमेंट जो थी डिक्टेटरशिप थी। 3-4 मिनट रह गए, मुझे एक सवाल बताएं,
लग ये रहा है कि ये जो फैज़ाबाद धरना केस है इसका फैसला शायद इलेक्शन से पहले ना हो, अभी तो 15 नवंबर की तारीख है। फिर ये आएंगे, अगर ये कमेटी बना देते हैं और कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना देते हैं तो 2-3 महीने तो लेगा, तो फिर हमें इलेक्शन से पहले तो रिपोर्ट नज़र नहीं आती, इस पर फैसला नज़र नहीं आता। नहीं, अभी तो खैर जाहिर है सब जुडिस है, ये नहीं हम कह सकते कि क्या फैसला ये आएगा, मगर मुझे लगता है आजकल अदालतें देर नहीं लगा रही। अगर ये इलेक्शन से पहले फैसला आया, लगता है अच्छा जल्दी आ जाएगा। दोनों से एक सवाल, लेट मी रिफ्रेज इट। अगर ये धरना केस का फैसला इंक्वायरी को कहें जी अब 30 दिन में करें, कमिश्नर को ब्ला 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 व्हाटएवर, अगर जनवरी का आखिरी हफ्ता है तो अभी हमारे पास 3 महीने तो हैं, अगर ये उससे पहले फैसला आ जाता है, डू यू थिंक इसका कोई नेशनल पॉलिटिकल सीन पर कोई इम्पैक्ट होगा? आमिर? नहीं, इसका फैसले का डायरेक्टली आउटकम पे नहीं, मगर एक थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल टीएलपी के ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या डिसीजन आता है, मगर इसका ज़्यादा सिंबलिज्म के अंदर इसके फैसले का मतलब है, मेरा ख्याल है ये जल्दी आ जाएगा। वो टाइम फ्रेम देंगे कि इतने टाइम के अंदर ये रिपोर्ट आए। असल इस फैसले और पॉलिटिकल सिनेरियो पे कोई फ़र्क? देखिए, 23 अक्टूबर का फैसला अगर 4 घंटे में आ सकता है बगैर कंसर्न पार्टियों को सुने हुए, और ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया जाता है कि आपका लाइसेंस, आप जासूसी करें, तनसीबात उड़ाएं, सब कुछ करें, फौज को क्वेश्चन में ले आएं, वो एफआईआर नहीं काट सकती, ना एहतसाब कर सकती है, कलभूषण को फायदा हो जाता है। उसमें कमिश्नर इंक्वायरी तो नहीं, 4 घंटे के अंदर सर इसका फैसला हो गया। क्वेश्चन ये, जो पार्टीज कंसर्न थी उनको बुलाया भी नहीं गया, उनको सुना भी नहीं गया। हैविंग सेड दैट, तो फैसला तो जल्दी हो सकता है, बाद में हो सकता है, वो रेलेवेंट, उसकी रेलेवेंस इतनी नहीं है। जल्दी हो तो बहुत अच्छा है, ज़रा मज़ा आ जाएगा, एक्साइटमेंट होगी, ज़रा एक क्रिस्पी पोजीशन होगी आपकी, आप वो देखेंगे मनाज़र जो 65 साल से आपने नहीं देखे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉल आउट आएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। उसका फॉल आउट मेरे हिसाब से ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब ये देख लेंगी कि ख़ास भी नहीं बचता अब, तो आम और प्यारे और लाडलों का क्या हाल होगा, और उसमें कुछ वैसे ही निकल जाएंगे हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत, वक्त से पहले, जैसे पीटीआई के चले गए, नून के चले गए, बेलें करा के, और वो इश्तिहारी भी हो गए, वापस भी आ गए, सब चीज़ें रूटीन में चल पड़ी। तो ये पाकिस्तान की ब्यूटी, 50 रुपये स्टैम्प पेपर पर आप अदालतें भेज भी देती है, 50 रुपये स्टैम्प पेपर वापस ही मंगवा सकती। ठीक है, हमने सब कुछ देखा है सर, लेकिन याद रखिए सर कि जिस मुल्क के अंदर मुर्दा वोट दे दे और उसका वोट काउंट हो जाए, उस मुल्क के बारे में ऐड कर दूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैसेज नहीं है, ये ऑल अक्रॉस है मैसेज। ये तमाम वो लोग जो आइन और कानून की परवाह नहीं कर रहे, तमाम वो इदारे, इलेक्शन कमीशन, पैमरा, निगरान गवर्नमेंट, सबके लिए मैसेज है कि होशियार मिस्त्री, वो क्या होता है, मुश्तरी होशियार। चले आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे आपने ने कहा, फैसले में एग्री करें कि ये मैसेज दे रही है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में एक रवायत है, जब मैसेज सुनने का वक्त होता है उस वक्त हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हम पावर में होते हैं, और जब हम पावर से निकलते हैं फिर हमें बड़ा याद आता है। अब देखना यह है कि जो अगर आज इसको मैसेजिंग समझें तो मैसेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे बात जाके रुकेगी। जैसे फैसल ने कहा कि अगर इस मुल्क में ये मैसेज चला जाए कि अगर कोई हदों से बढ़ के ख़ास भी होंगे तो फिर उसका अगर आपको अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर वो मुल्क के लिए तो अच्छा है, और मेरा ख्याल है वैसे भी अच्छा है कि किसी के इंस्टीट्यूशन के या किसी के भी हाथ गंदे हुए बगैर अगर कुछ चीज़ें साफ़ हो जाएं तो इससे अच्छी मुल्क के लिए क्या चीज़ होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।